हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जीएसटी प्रपोजल्स जो कि बजट 2022 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। जीएसटी लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं बजट 2022 में, इस वीडियो सीरीज में हम उन सारे अमेंडमेंट का सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी ए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी लॉ के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी ए एक इंसर्ट कर दी और उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आईटीसी जो आपके जीएसटीआर 2 बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन 38 के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 38 के अंदर गवर्नमेंट ने आईटीसी से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। उस 38 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2 बी में शो हो रही है वो आप क्लेम कर सकते हो 38 को ध्यान में रखते हुए। जो सेकंड अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया है वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर जो सेक्शन 43A का रेफरेंस था उसे गवर्नमेंट ने हटा दिया है, वहां से रिमूव कर दिया है। अब ये सेक्शन 43A क्या बोलती है, तो सेक्शन 43A रिलेटेड है आईटीसी के मैचिंग और मिस मैचिंग से। पहले हम लोग क्या करते थे, जीएसटीआर 2A के अंदर जिसकी जितनी आईटीसी आ रही है या फिर 2B में जो आईटीसी आ रही है उसका 5% एक्सेस क्लेम कर सकते हैं, 10% एक्सेस क्लेम कर सकते हैं, 20% एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। अलग अलग टाइम में गवर्नमेंट ने अलग अलग हमें कैपिंग दिया। अब गवर्नमेंट ने चूंकि वो कैपिंग वाला प्रोविजन हटा दिया है, अब जितना आपके 2B में आ रहा है उतना ही आप क्लेम करोगे। इसका मतलब यहां पर मैच और मिसमैच की तो बात ही नहीं आती, इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 43A को रिमूव कर दिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में से। जो अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 16 में वो है गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर एक लिमिट थी कि आईटीसी अगर आपकी किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड रह जाती है, अनक्लेम रह जाती है, तो उस केस में आप उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर हो सकती है, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर हो सकती है, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसे हटाकर सब्सटीट्यूट कर लिखा है कि 30 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपके अगर किसी फाइनेंशियल ईयर की इनपुट क्लेम होनी रह गई है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप इनपुट टैक्स वो क्लेम कर सकते हो। तो यहां पर सीधा सीधा टैक्स पेयर को 1 महीने का बेनिफिट अप्रोक्स मिला है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अनक्लेम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो सेक्शन 29 के अंदर आया। बेसिकली सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड है कि कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में गवर्नमेंट उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने भी ये देखा और हम भी ये समझ सकते हैं कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करता है, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने एज अ क्लियरिफिकेशन भी ये लिख दिया कि किसी फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 3 महीने के अंदर अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लाइबल होगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज सी के अंदर भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लिखा। इस सेक्शन के अंदर पहले कहा गया था कि कोई रेगुलर टैक्स पेयर अगर 6 मंथ का रिटर्न फाइल नहीं करता है, कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ तक अपने रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लाइबल होगा। अब यहां पर गवर्नमेंट इस सेक्शन में अमेंडमेंट लेकर के आई और उन्होंने टाइमलाइन वहां से हटा दी। अब गवर्नमेंट ने लिखा एज में बी प्रेस्क्राइब, जो टाइम हम चाहें उस टाइम तक का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लाइबल होगा। अब गवर्नमेंट ये टाइमलाइन 3 महीने भी डिसाइड कर सकती है, 4 महीने भी डिसाइड कर सकती है, 5 महीने भी डिसाइड कर सकती है, पर अभी उन्होंने ये टाइमलाइन डिसाइड करने का पावर अपने हाथ में ले लिया है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो सेक्शन 34 से रिलेटेड है। बेसिकली ये वाला अमेंडमेंट हर जगह आएगा क्योंकि जब गवर्नमेंट ने जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की टाइमलाइन एक्सटेंड की थी, तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट को इश्यू करने की टाइम लिमिट भी एक्सीड कर दी है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया है, उसको भी बढ़ा दिया है। पहले किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड क्रेडिट नोट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक इश्यू किया जा सकता था, अब उसे एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। मतलब यहां हमें क्रेडिट नोट भी इश्यू करने का सीधा सीधा 2 महीने का एक्सटेंशन टाइम लिमिट मिल गया है।
सेक्शन 37 के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। वैसे ये प्रोवाइजो बोलता क्या था, ये प्रोवाइजो ये बोलता था कि जीएसटीआर 1 आप 11 तारीख से लगा करके, जिस रिटर्न मंथ का है उसके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि जो जीएसटी मैकेनिज्म था, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, उसके अंदर जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ थी, और 11 से लगाकर 15 तारीख तक जो सामने वाला बंदा था वो क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। अब चूंकि जीएसटीआर 2 खुद ही इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि वो 11 से 15 की जो टाइम था जिसके अंदर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे जीएसटीआर 1, वो उसे ओमिट कर रहे हैं। जो सेकंड यहां पर अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया, यहां से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वो इनपुट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड था। जब जीएसटीआर 2 ही नहीं है तो आप इनपुट एक्सेप्ट कैसे करोगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर इसे भी रिमूव कर दिया है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 के अंदर, वहां पर गवर्नमेंट ने जो रेफरेंस दिया था सेक्शन 42 और 43 का, उसे रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 42 और 43 मैच और मिसमैच से रिलेटेड बात करती थी। चूंकि अब जीएसटीआर 2 भी है, जो कि जितनी आपके 2B में आ रही है उतनी ही आईटीसी आपको क्लेम करनी है, तो इसका मतलब यहां पर मैच और मिसमैच का बात तो आती नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 में से जो सेक्शन 42 और 43 का रेफरेंस था उसे हटा दिया है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला है यहां पर कि जो आउटवर्ड सप्लाई को अमेंड करने का जो ऑप्शन था अपने पास, कि जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अपने को अमेंड करना था, तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न की ड्यू डेट तक उसे अमेंड कर सकते थे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने उस टाइमलाइन को भी एक्सटेंड कर दिया है, और यहां पर गवर्नमेंट ने उसे एक्सटेंड करते हुए कहा है कि आप 30 नवंबर तक क्या कर सकते हो, रिटर्न के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 37 में, वो है सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 न्यूली इंसर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। और वो सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आपने किसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन और प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के थ्रू आपको क्या करवा सकती है, नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने की परमिशन दे सकती है। मतलब यहां पर किसी इमरजेंसी केस के अंदर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर रखा है कि हम चाहें तो किसी टैक्स पेयर को, अगर उसने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, तो भी उसे नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने की परमिशन दी जा सकती है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन 4 सेक्शन 38। जो सेक्शन 38 पहले जीएसटीआर 2 की बात करती थी, गवर्नमेंट ने उसे सब्सटीट्यूट करके उस सेक्शन 38 के अंदर कुछ नई सेक्शन, कुछ नई बातें कर दी है। और गवर्नमेंट ने सेक्शन 38 के अंदर ये लिखा है कि अब वही आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे जो आईटीसी आपके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी। अब इसके भी गवर्नमेंट ने दो पार्ट किए हैं कि जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक अवेलेबल आईटीसी, एक नॉट अवेलेबल आईटीसी। जो आईटीसी नॉट अवेलेबल होगी उसे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब जो जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी नॉट अवेलेबल कॉलम में आ रही है उसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी कौन सी आईटीसी होगी जो जीएसटीआर 2B में नॉट अवेलेबल में होगी, तो यहां पर गवर्नमेंट ने लिखा है कि अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर से माल बाय किया है जिसने अभी न्यूली रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में आपके आईटीसी का कुछ अमाउंट या फिर पूरी आईटीसी ब्लॉक की जा सकती है। जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा गया है वो है कि जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा है, अगर वो टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो उस केस में भी आपको जो आईटीसी है वो नेट अवेलेबल होगी। जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है कि अगर सप्लायर के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में भी आपकी आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट होगी। चौथी बात जो इसमें लिखी है वो है अगर आपके सप्लायर ने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली है तो भी आपकी आईटीसी नॉट अवेलेबल होगी। पांचवी बात जो इसके अंदर लिखी हुई है कि अगर आपका सप्लायर सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में भी जो आईटीसी है वो आपको नॉट अवेलेबल होगी। अब आप बोलेंगे कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 क्या है, तो ये इसी बजट में न्यूली इंसर्ट की गई सेक्शन है। और ये सेक्शन ये बोलती है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी टैक्स पेयर को
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी सेट ऑफ करनी है और कितना उसे कैश लेजर से भरना है, ये डिसाइड कर सकती है। जैसा कि पहले बड़े टैक्स पेयर के केस में ये रूल है कि 1% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी उसे कैश लेजर से पेमेंट करना होता है। अब गवर्नमेंट चाहे तो इस रेशियो को चेंज कर सकती है, इस प्रोपोर्शन को चेंज कर सकती है, और आपके सप्लायर ने अगर उस रूल्स को फॉलो नहीं किया तो यहां पर आपकी आईटीसी अनअवेलेबल आईटीसी में आ जाएगी। और 6th पॉइंट में गवर्नमेंट ने और लिख दिया कि एनी अदर, जो भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे, अगर वो भी उसने कंडीशन फॉलो नहीं की तो उस केस में भी आपकी आईटीसी अनअवेलेबल आईटीसी में चली जाएगी। अब यहां पर तो ये हो गया कि करे कोई और भरे कोई, आपके सप्लायर की कंप्लायंस का भी आपको ही ध्यान रखना है। तो ये वैसे तो बहुत टिपिकल प्रोविजन है, इसे फॉलो करना बहुत ज्यादा टिपिकल है, पर देखते हैं अभी लॉ प्रपोज्ड है क्या होता है। जो नेक्स्ट सेक्शन में अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन 39 के अंदर। सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने यहां पर ये बोल दिया कि नॉन टैक्सेबल पर्सन के लिए जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, उसे घटा करके अब नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक उसे अपना रिटर्न फाइल करना होगा। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट इसके अंदर आया है वो है सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 के अंदर, और गवर्नमेंट ने बोला कि इनपुट के अंदर जो रेक्टिफिकेशन है वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो, जो कि पहले आप सितंबर मंथ के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर सकते थे। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 से रिलेटेड। सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 ये बोलती है कि किसी पीरियड में अगर आपने GSTR1 फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट पीरियड का आप GSTR3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कोई रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस लगा करके टैक्स पेयर को अलाउ कर सकती है कि अगर उसने प्रीवियस पीरियड का GSTR1 फाइल नहीं भी किया है तो भी वो नेक्स्ट मंथ का GSTR3 भी फाइल कर सकता है। यहां पर भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पावर अपने हाथ में ले लिया है कि वो चाहे तो अलाउ कर सकती है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो है सेक्शन 41 से रिलेटेड। सेक्शन 41 ये बोलती है कि अगर आप चाहो कोई इनपुट आपके GSTR2B में नहीं आ रही है तो आप उसे सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर क्लेम कर सकते हो, और जब जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी अथॉरिटी वाले आपके पास आएंगे तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ रिवर्स कर देना। और जब आपका सप्लायर उस अपना रिटर्न फाइल कर देगा, टैक्स का पेमेंट कर देगा और आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में आप वापस आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब मैंने अगर किसी सप्लायर से माल खरीदा और अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया और मैंने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर रिटर्न फाइल कर लिया और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले मेरे पास आए तो मुझसे वो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस रिवर्स करवा देंगे, वो आईटीसी वापस रिवर्स करवा देंगे। और जब मेरा सप्लायर रिटर्न फाइल कर देगा, टैक्स का पेमेंट कर देगा और जब वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस समय मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। तो यहां पर दो बातें निकल करके आती है। पहली, इंटरेस्ट का पेमेंट जो मैंने किया, क्या उसका रिफंड मिलेगा? तो नहीं, उसका रिफंड नहीं मिलेगा, तो मेरे को सीधा सीधा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। सेकंड, अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न ही आज से 2 साल बाद में फाइल किया तो मेरी आईटीसी क्लेम करने की टाइमलाइन तो चली गई और मैंने जो इनपुट क्लेम की थी वो डिपार्टमेंट वालों ने मुझसे रिवर्स करवा दी, तो यहां मुझे सीधा सीधा लॉस हो रहा है। ये भी लॉ भी प्रपोज्ड है, क्या होता है देखते हैं। अब कुछ सेक्शन इन्होंने ओमिट किए हैं, सेक्शन 42, 43, 43A। ये सेक्शंस डील करती थी मैच और मिसमैच से रिलेटेड। चूंकि अब GSTR2 2A इफेक्टिव नहीं है और ना 5% वाली कैप है, 10% वाली कैप है, 15-20% वाली कैप है, कोई कैपिंग नहीं है आईटीसी के ऊपर, इस वजह से अब मैच और मिसमैच वाली सेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बजट में गवर्नमेंट ने इन सेक्शंस को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 47 के अंदर, सेक्शन 47 लेट फीस से रिलेटेड बात करता है। तो इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, अब GSTR2 इफेक्टिव नहीं है तो GSTR2 पर लगने वाली लेट फीस से रिलेवेंट जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ने उसे भी लॉ में से हटा दिया, उसे रिमूव कर दिया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, जो TCS रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल है उन पे पहले लेट फीस नहीं लगती थी। अगर कोई टीसीएस का रिटर्न ड्यू डेट के बाद में भी भरा जाए तो उसके ऊपर कोई लेट फीस का प्रोविजन नहीं था। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 47 के अंदर लिख दिया कि अगर टीसीएस का रिटर्न ड्यू डेट के बाद में फाइल किया जाता है तो उसके ऊपर भी लेट फीस लगाई जाएगी। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया इन सेक्शन 48, सेक्शन 48 के अंदर जो रेफरेंस दिया हुआ था सेक्शन 38 का उसे हटा दिया गया। बेसिकली सेक्शन 48 जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर्स को ऑथराइजेशन से रिलेटेड है कि कोई बंदा, कोई टैक्सेबल पर्सन अपने जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर्स को अलाउड कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है कि ये मेरा GSTR1 फाइल कर सकता है, GSTR2 फाइल कर सकता है, GSTR3 फाइल कर सकता है। जैसा कि अब GSTR2 इफेक्टिव ही नहीं है
इसलिए यहां पर उस सेक्शन का रेफरेंस भी हटा दिया गया है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है वो है सेक्शन 49 के अंदर। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 में से सेक्शन 43A का जो रेफरेंस था उसे हटा दिया गया है, मतलब वही मैच मिसमैच वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। इसी के साथ सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 हमारे लिए एक फेवरेबल डिसीजन या फेवरेबल पॉइंट है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा है कि एक जीएसटीएन में अगर कोई कैश लेजर के अंदर कोई पैसा पड़ा है तो वो दूसरे जीएसटीएन में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट पैन सेम होना चाहिए। इसी के साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि जिस जीएसटीएन से हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उस जीएसटीएन में कोई भी ड्यू बकाया नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में वो कैश लेजर से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 जो है एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, जो ये बोलती है कि क्रेडिट लेजर से कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करना है इसका प्रोपोर्शन गवर्नमेंट चाहे तो डिसाइड कर सकती है। बेसिकली हर जगह इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, पावर अपने हाथ में लिया है। इसको करने का मेन रीजन क्या है, जब भी कोई लिटिगेशन होता था और हम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाते थे तो ये आर्ग्यूमेंट रख देते थे कि लॉ के अंदर अथॉरिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने हर पावर अपने पास में ले लिया, जिससे कि वो कह सकते हैं कि हमारे पास तो ये वाला पावर है। अब अमेंडमेंट इन सेक्शन 50, सेक्शन 50 में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ। सेक्शन 50 में बेसिकली जो है इंटरेस्ट चार्ज होता था अगर आपने सेक्शन 42, 43 का वायलेशन किया है। अब सेक्शन 42, 43 खुद ही इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कोई रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लेते हो, मतलब जो आईटीसी आपके 2B में नहीं आ रही है या फिर 2B के अंदर नॉट अवेलेबल में आ रही है, तो उस केस में आपके ऊपर 24% इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो है सेक्शन 52 के अंदर। सेक्शन 52 के अंदर गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 6 के अंदर ये बोला कि टीसीएस के जो रिटर्न है उसमें अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपको कोई अमेंडमेंट करना है या रेक्टिफिकेशन करना है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो आया सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 के अंदर जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिफंड क्लेम के लिए जो टाइमलाइन थी वो थी रिलेवेंट पीरियड एंड होने के 6 महीने तक वो रिफंड क्लेम कर सकते थे। अब उस टाइमलाइन को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने बोला है रिलेवेंट पीरियड एंड होने के 2 साल तक वो क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहां पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 10 के अंदर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके जो रिफंड के केस में रिफंड के अमाउंट को विथहोल्ड करने का जो पावर था उसे अपने हाथ में ले लिया है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट केवल 3 केस के अंदर रिफंड विथहोल्ड कर सकती थी। पहला, सेज को अगर आपने सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट अगर आपने किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और या फिर आपने क्या किया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आपने रिफंड क्लेम किया है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, रिफंड को विथहोल्ड कर सकती थी। लेकिन अब इस बजट के अंदर सेक्शन 54 सब सेक्शन 10 के अंदर अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि किसी भी तरह के रिफंड में वो रिफंड के अमाउंट को विथहोल्ड कर सकती है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो है सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी एक नई इंसर्ट कर दी गई और ये एसईजेड की बात करती है। वैसे ये अपने आप में कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 के अंदर जो टाइमलाइन दी हुई है कि इतने पीरियड के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसमें एसईजेड से रिलेटेड कोई भी टाइमलाइन नहीं दी हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी इंसर्ट करके यहां पर ये कह दिया कि आप जो रिफंड है एसईजेड के केस में रिलेवेंट पीरियड एंड होने से 2 साल के अंदर क्लेम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट 168 के अंदर आया और उन्होंने वहां पर ये बोला कि जो सेक्शन 38 का रेफरेंस यहां पे है उसे हम यहां से रिमूव करते हैं। अब सेक्शन 168 क्या बोलती है, ये क्या करती है, प्रॉपर ऑफिसर को पावर देती है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इश्यू करने का। जब जीएसटीआर 2 खुद ही इफेक्टिव नहीं है तो उससे रिलेटेड पावर और इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्शन आप कैसा दोगे, इसलिए यहां से सेक्शन 38 के इफेक्ट को रिमूव कर दिया गया है सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 में से। अब ये तो हुए सेक्शन रिलेटेड अमेंडमेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया है, कुछ पुराने नोटिफिकेशंस थे, जो नोटिफिकेशन तो पहले आ चुके थे, उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव बेस पर इफेक्टिव किया है इस बजट में। जैसे सबसे पहला गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर इंटरेस्ट की हाईएस्ट रेट डिसाइड कर दी है 18% और इसे रेट्रोस्पेक्टिव बेस पर इफेक्टिव किया गया है। इसका मतलब अगर कहीं पर आपके किसी क्लाइंट ने इंटरेस्ट ज्यादा रेट से पे किया हुआ है, 24% से पे किया हुआ है, तो उस केस में अपन इस सेक्शन का रेफरेंस लेके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपन ने ज्यादा टैक्स इंटरेस्ट पे किया था।
जो नेक्स्ट है वो है www.gst.gov.in को गवर्नमेंट ने इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल नोटिफाई कर दिया है रेट्रोस्पेक्टिव बेस से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिकर लाइसेंस लेने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एप्लीकेशन फीस या फिर लाइसेंस फीस, उसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर डाल दिया है। मतलब न वो सप्लाई ऑफ गुड्स है न वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इस तरह इस वीडियो में हमने बजट 2022 के अंदर जीएसटी प्रपोजल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, जीएसटी लॉ से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, उन्हें डिस्कस किया। इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा सीधा वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।